तो अब तक हमने देखा कि काजू नंबर 9 से लड़ाई के बाद जब काफका वापिस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है तो उसके हाथ का एक हिस्सा अभी भी काजू फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ हमें यह पता चलता है कि जितने भी बार काफका काजू में ट्रांसफॉर्म होगा उतने ही कम चांसेस होंगे उसके वापिस से इंसान बनने के। अब सवाल ये है कि क्या काफका अपने आप को काजू बनने से रोक पाएगा या फिर वो हमेशा के लिए ही एक काजू बनकर रह जाएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काजू नंबर 9 ने डायरेक्टर इसाऊ को मारकर उसकी बॉडी को अपने साथ मर्ज कर लिया होता है और वो अब पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इतना पावरफुल कि काफका और नारुमी दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन नंबर 9 अपनी बॉडी की पावर लिमिट को क्रॉस कर चुका होता है तो इस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले नंबर 9 अपने फेस को डायरेक्टर इसाऊ के फेस से चेंज करके काफका से कहता है कि जब अगली बार मैं वापिस आऊंगा तो काजूस के लिए एक नया एरा होगा। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और काफका ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मतलब कि वो नंबर 9 से कह रहा होता है कि तुम्हें वो बात डायरेक्टर इसाऊ का फेस यूज करके कभी भी नहीं कहनी चाहिए थी। और ये कहकर वो दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तो फिर हम इसके अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ न्यूज वगैरह में डायरेक्टर इसाऊ की डेथ के बारे में बताया जा रहा होता है और साथ ही हम इसाऊ के फ्यूनरल को भी देखते हैं जहाँ डिफेंस फोर्स के सभी लोग आए होते हैं और यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा सैड होते हैं। लेकिन काफका देखता है कि किकोरू यहाँ पर नहीं आई थी क्योंकि वो अपने फादर यानी कि इसाऊ के ऑफिस में बैठी होती है और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने फादर के फ्यूनरल में आने की और उसे गुड बाय कहने की। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नारुमी उसे बुलाने के लिए आता है लेकिन वो वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक और स्लो है जिस वजह से वो अपने फादर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और वह नारुमी से कहती है कि अब चाहे जो भी हो जाए मुझे खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा ताकि मैं उस काजू को मारकर अपने फादर की डेथ का बदला ले सकूं। तो इस पर नारुमी इसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंस फोर्स मेंबर बनाएगा और जो कुछ उसे इसाऊ ने सिखाया था वो उसे सब कुछ सिखाएगा लेकिन बदले में उसे अपना 100% देना होगा और उसे अपनी पूरी पावर दिखानी होगी। तो इसके बाद हम डिफेंस फोर्स की लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर यह बंदा इटामी को डायरेक्टर इसाऊ के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि इसाऊ ने इन्हें कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसके बाद ये लोग इटामी को ये प्रोजेक्ट दिखाएंगे। ये सुनकर इटामी स्माइल करने लगता है और कहता है कि इसाऊ हमेशा से ही ऐसा था और वो अपने इस तरह के सभी काम हमेशा मुझे ही बताया करता था। तो इटामी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने का कहता है और कहता है कि अब हमारी बारी है रिवेंज लेने की। तो इसके बाद हम ट्रेनिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर रिन और किकोरू दोनों ही ट्रेनिंग कर रही होती हैं और नारुमी मजे से बैठकर इन्हें देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एजी आकर उसे जोरदार लात दे मारता है और वो उसे पूछता है कि काफका के बारे में तुमने क्या सोचा है कि उसे डिफेंस फोर्स में रखना है या फिर नहीं। तो इससे पहले कि नारुमी कुछ कहता तभी इन्हें डिफेंस फोर्स के एक बंदे की कॉल आती है और वो इनसे कहता है कि उसे काजू नंबर 8 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात पता लगी है और वो बात ये होती है कि जब से काफका अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो इसके बाद से उसके हाथ का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि अभी भी काजू की फॉर्म में ही है। वो बंदा कहता है कि शायद हो सकता है कि काफका जितनी भी बार खुद को काजू में ट्रांसफॉर्म करेगा तो उसकी वजह से उसकी ह्यूमन बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता काजू में कन्वर्ट होने लगेगी और ये भी हो सकता है कि एक दिन उसकी पूरी बॉडी ही काजू में कन्वर्ट हो जाए और वो वापिस से इंसान में ट्रांसफॉर्म ना कर पाए। और ये सुनकर नारुमी भी कुछ सोचने लगता है। तो खैर तो इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए वो सब लोगों को प्रोटेक्ट कर ही रहेगा। खैर तब यहाँ पर कैप्टन नारुमी आ जाता है और काफका से कहता है कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में शामिल नहीं कर सकता और तुम इसका रीजन भी अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि अगर तुम इसी तरह से काजू में ट्रांसफॉर्म होते रहे तो शायद एक दिन ऐसा हो सकता है कि तुम वापिस से नॉर्मल इंसान में कभी भी ट्रांसफॉर्म ना कर पाओ। नारुमी कहता है कि मैं ये सब तुमसे कहने वाला था लेकिन मुझे इस सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए उस काजू को हराने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम भले ही हमेशा के लिए एक काजू बनकर रह जाओ। मुझे बस काजू नंबर 9 को मरते हुए देखना है। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो इस पर काफका कहता है कि हाँ वो इनके साथ है। तो इस पर नारुमी कहता है कि तो ठीक है फिर तुम आज से डिफेंस फोर्स का हिस्सा हो। और इसके बाद हम 3rd डिवीजन का सीन देखते हैं जहाँ ये लड़की भागते हुए आती है और वाइस कैप्टन होशिना से कहती है कि कैप्टन होशिना काजू नंबर 10 जाग गया है। और तभी हम काजू नंबर 10 को भी देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से अपने कॉन्शियसनेस में होता है और उसे देखकर भाई साहब यहाँ मुझे सभी रिसर्चर्स की तो फटी पड़ी होती है। खैर तो इसके बाद होशिना इस लड़की से पूछता है कि क्या उसने काजू नंबर 9 के बारे में कुछ बताया या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे काम आ सके। तो इस पर ये लड़की कहती है कि नहीं क्योंकि वो कह रहा था कि वो बस आपसे ही बात करेगा। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ लैब में मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि इस काजू का फोर्टिट्यूड लेवल अभी भी 5.7 होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है क्योंकि भाई इस काजू की 80% बॉडी तो अभी भी रिजेनरेट नहीं हुई है फिर भी इसका फोर्टिट्यूड लेवल 5.7 कैसे हो सकता है।
और जिन लोगों को भी फोर्टिट्यूड का मतलब नहीं पता तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि डिफेंस फोर्स का एक सिस्टम है जो कि काजूस की पावर और उनके थ्रेड को मेजर करता है। जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा डेंजरस काजू माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल छोटे काजू का फोर्टिट्यूड लेवल 2 या 3 होता है, लेकिन बड़े और डेडली काजूस का लेवल 9 या 10 तक पहुंच सकता है, जैसे कि काजू नंबर 9 और काजू नंबर 10। मतलब अगर एक काजू का फोर्टिट्यूड लेवल 9 है तो वो डिफेंस फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि होशिना भी यहाँ रिसर्च लैब में आ जाता है और वो काजू नंबर 10 से कहता है कि आखिर तुम जाग गए काजू नंबर 10। तो भाई इस पर नंबर 10 बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है। तो इस पर होशिना से कहता है कि अरे बेवकूफ क्यों अपना गला फाड़ रहे हो। ये सुनकर नंबर 10 कहता है कि अगर तुमने एक बार और ऐसा बोला तो मैं तुम्हें काट दूंगा। खैर तो इसके बाद होशिना नंबर 10 को काजू नंबर 9 की एक फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। जिस पर नंबर 10 कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे इसी ने ही बनाया है। और ये सुनकर तो भाई साहब सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब कि इतने ज्यादा पावरफुल काजू को नंबर 9 ने बनाया है। तो इसके बाद नंबर 10 होशिना से कहता है कि मैं तुम्हें नंबर 9 के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तुम लोगों को मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा और मुझसे लड़ना होगा। होशिना कहता है कि मुझे माफ करना भाई, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम अपनी आधी अधूरी बॉडी के साथ कैसे फाइट करोगे। काजू नंबर 10 कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बल्कि मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम अपनी बॉडी मेरे हवाले करोगे, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि डिफेंस फोर्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो लोग मेरी बॉडी को एक वेपन बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी को एक वेपन बनाकर पहन लो। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर एक काजू ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब कि भाई एक काजू को क्या ही पड़ी है कि वो अपनी बॉडी को एक वेपन बनाएगा। खैर हमें नहीं पता कि वो ये सब क्यों करना चाहता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि नंबर 10 लड़ाई को एक थ्रिल और फन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, लेकिन भाई डिफेंस फोर्स वालों के लिए लड़ाई बिल्कुल भी कोई मजाक या एंजॉयमेंट नहीं है, बल्कि इनके लिए ये बहुत सीरियस ड्यूटी है जिसमें काफी लोगों की जान दांव पर लगी होती है। तो क्या लगता है आप सबको कि होशिना अपनी बॉडी को नंबर 10 के हवाले कर देगा या फिर नहीं।